अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज लाहौर समेत जी मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही धुंध है। मतलब मैं कल परसों सोच रही थी कि वेदर चेंज हो रहा है और गर्मी आने वाली है, ये जो आखिरी बार आप अपने विंटर वार्डरोब को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अभी भी सर्दी तो है, लेकिन ये फॉग कहाँ से आ रही है वी नेवर नो। लेकिन आज फॉग की वजह से मोटरवे भी सुबह बंद कर दी गई थी। आई वंडर वाई कि ये इतनी ज़्यादा फॉग या इस तरह से क्यों हमें स्मॉग सी नज़र आ रही है फ़िज़ा के अंदर। ऑब्वियसली हम बार बार डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज को। फेब्रुअरी का जनाब ये मिड होने वाला है, 13 फेब, और इसमें फॉग का होना है। सरप्राइजिंग दो कि जनवरी और दिसंबर कंसिडर किया जाता है कि ये फॉग वाले महीने होते हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं सुबह के मनाजिर हैं जहाँ पे फॉग थी, और ये अक्सर जो इलाके जहाँ से हमारे प्रोड्यूसर साहब आते हैं या दीगर हमारी टीम मेंबर्स आते हैं बता रही थी जी हमारी साइड पे अच्छी खासी फॉग थी। और फिर मैंने आज देखा अभी तो मोटरवे बंद कर दी गई है फॉग की वजह से। सो एवरीवन हु इज़ ट्रैवलिंग आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, बाय रोड जाने वाले हैं, तो एहतियात से जाएं क्योंकि फॉग है। आगे बढ़ते हैं जनाब। और कराची में आज से यानी कह ले 14 फरवरी तक, आज रात से कल सुबह तक कह रहे थे जी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। चूंकि आपको पता है कल हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के कुछ विजुअल्स देखे, सऊदीया, कतर, दीगर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वहाँ पे शदीद बारिशें हुई, जालाबारी हुई। कल सऊदी अरब में तो ओले पड़े थे। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। जो उसका सिस्टम है मगरबी सिस्टम, आज रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है, और सिस्टम की जो बहिरा अरब में मौजूदगी है उससे कराची में जो मतलाबर आलूद भी रहेगा, और आज से कल तक बारिश, हल्की बारिश का इम्कान है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि आज 14 फरवरी तक जो है मुख्तलिफ इलाके, जिसमें गवादर की बात करें, अतल की बात की जाए, दीगर बात की इलाकों की बात की जाए, तो यहाँ पे भी बारिश हो सकती है। सो कराची वालों की स्टोरीज देखने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि कराची में जब जब बारिश होती है हम हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे दोस्त हैं, बाब हैं, वो सब कुछ ना कुछ उस पर पोस्ट कर रहे होते हैं। सो बी सेफ एवरीवन। कराची की बारिश को इतनी अच्छी मतलब सूरत हाल उसके बाद थी, वो तो हमने पिछली बार देखा है, जो सड़कें तालाब नहीं बल्कि दरियाओं का मंजर पेश कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है। चले जी, आपको पता है कि आजकल इंतखाबात के बाद पे जो सियासत है उस पर हम बहुत ज़्यादा बात करें। कल भी हमने शो में अपनी इन डिटेल बात की थी, लेकिन आज भी हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, हुकूमत साजी के हवाले से बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। बारिश की बात जो की, अब इंतखाबात की बात करेंगे। हुकूमत साजी के हवाले से सियासी जमातों में राबते जारी हैं, कई फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों में उसूली तौर पर जो ताउन है उस पर तो इत्तफाक हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब कई अहम मामलात पर फैसला साजी होना अभी बाकी है। दूसरी जानिब भी तहरीक इंसाफ अपने जीते हुए अरकान को बचाने के हवाले से चैलेंज का सामना है। पार्टी ने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जो वफादारियां हैं तब्दील होने के खदशे के पेश नज़र इनसे हल्फनामा भी मांग लिया है। तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने कहा है कि अवामी मैंडेट पर डाका डालने की हर सतह पर भरपूर मज़ामत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की, उन्हें आम इंतखाबात में होने वाली जो मुबैना तौर पर धांधली है उनसे भी आगाह किया। बैन सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमर नियाजी की मुलाकात हुई, जिसमें आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली के हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया। पीटीआई के अलावा भी जी कई जमातों को एतराज़ात हैं। मुस्लिम लीग के हवाले से बात की जाए और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो पीर पगारा है, उन्होंने इलेक्शन में मुबैना धांधली में अपनी जीती हुई 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि नताइज तब्दील आरओ ने नहीं किए बल्कि किसी और ने किए हैं। पीर पगारा ने यह भी कहा कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती, ये जो इलेक्शन हुआ है बदतरीन हुकूमत के बाद भी नताइज आए हैं, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तमाम इल्जामात के जवाब में जो अनवारुल हक काकर साहब उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबी नताइज इनमें ताखीर का मतलब धांधली नहीं होता। इलेक्शन 2018 में नताइज
जो 66 आवर्स में मुरतब हुए थे, इस बार 36 आवर्स में मुकम्मल हो गए। यहाँ तो सिर्फ चंद घंटे बाद ही कह दिया गया था कि नताइज तब्दील हो गए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि इलेक्शन के नताइज में बेकायदगियाँ हुई हों, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, मगर इसके लिए मुत्तलका फोरम मौजूद है। इलेक्शन नताइज की एक डोर होती है, और इसमें जो इलेक्शन है नताइज में ताखीर का मतलब ये नहीं कि धांधली हो गई है। दूसरी जानिब जी, एक कल की बड़ी अहम स्टोरी थी, डेवलपमेंट थी। IPP के जो सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन साहब, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया है। मुल्की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने वाली है, इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे साथ, और तहरीक इंसाफ को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। और इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, प्राइटर के नाम के हवाले से बातें हो रही थी, और इनका नाम भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और ओवरऑल तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है, नताइज के बाद जो आइंदा की हुकूमत साजी है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, अभी हम मुख्तलिफ जो कल हमने बैरिस्टर गौहर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और तहरीक इंसाफ के खदशात तो अभी अपनी जगह पे मौजूद हैं, और जो आज़ाद उम्मीदवार इन जो कैंडिडेट तहरीक इंसाफ की जो नाम के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनके हवाले से भी हल्फनामों का मामला है। ऑब्वियसली कंसर्न्स तो आपकी पार्टी के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि हुकूमत साजी के लिए दीगर दो पार्टियां भी बड़ी सरगर्म नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी कौम का, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए और उन्होंने हर जगह से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जिताया। मर्दान से हमारे 11 की 11 सीटें, 8 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की 11 सीटें हो गई, वहां पे हमें जिताया है। खैबर पख्तूनख्वा से तो बिल्कुल वन साइडेड आया है। पंजाब में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन शायद मियाँ साहब जो कि वादे वहीद हैं, जो भी वजह है, तो कुछ लोग तो उनके जो है उनकी सीटें तो गई हैं, जो कि ज़ाहिर है हमारे लोग वहां से जीते, लेकिन बहुत से लोगों को बचाया गया है। जैसे मरियम बीबी की सूबाई कौमी दोनों सीटें हम जीत चुके हैं, मियाँ साहब हमजा साहब की सीटें हम जीत चुके हैं, इसी तरह उस्मान दार साहब की वालिदा मोहतरमा अपनी सीट जीत चुकी हैं। लेकिन वो सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन एक इस सारे माहौल में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि जाहिर करती हैं कि हमारे लोगों का ज़मीर अभी मुर्दा नहीं है सियासी लीडरशिप का। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो काबिल एहतराम, काबिल फख्र किरदार अदा किया है, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि सिंध से अपनी सीट उन्होंने वापस की है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो कहते हैं मैं जीता ही नहीं हूँ, मैं सीट खराब में कैसे ले लूँ। ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे खड़ा कर दिया है कि अगर जीता हुआ, जिसको आप जीता हुआ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं धांधली हुई है, मैं नहीं जीता, PTI का जीता है, और MQM को 6,000 से 20,000 पे लेके गए। ये चीजें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे मैं मोहतरम निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब को भी कहूंगा, आपका कोई काम नहीं है इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना, आप तो सिर्फ इंतजामिया की हद तक उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपके आरोज ने किया है वो सबके सामने, बाकी तो इलेक्शन कमीशन को जरा अपने जवाब खुद देने दें। हाफिज साहब को तो छोड़ें, हाफिज नईम रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों की वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं। आज सुबह भी मैंने एक देखी कि वो उनके खुद के नून लीग के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से PTI का जीता है और हमें इस तरह का मैंडेट नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि एक रिएक्शन आ रहा है अवाम की तरफ से। बहरहाल इस पे सवालिया निशान उठे हैं। कल मेरे ख्याल में आज अखबारों में आया भी है, फॉरेन ऑफिस का भी इस पे जवाब आया है, वैसे US का भी, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे क्वेश्चंस रेज किए हैं। तो जहां जहां मैंडेट चुराया गया है वो वापस किया जाए, खासकर पंजाब में। अदरवाइज क्वेश्चनेबल इलेक्शन मजीद उस पे सवालिया निशान उठेंगे। जहां तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, आपने पूछा, बिल्कुल हमारे लोग इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन एक डिफेक्शन वगैरह अभी हुई है फिलहाल, उम्मीद है आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने किया है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बाकायदा एफिडेविट जमा किया है। अभी तो जो कोई हल्फनामा आप तहरीक इंसाफ को देंगे वो तो बात की बात है। आप एक हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कर चुके हैं, मैं ये बतौर वकील कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन में आप एक एफिडेविट जमा करते हैं, और सब जमा करते हैं, जो भी कैंडिडेट होता है, आजाद अपना जमा करता है और किसी जमात का। अगर किसी ने पीपल्स पार्टी या नून लीग से जमा किया है, वो कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ,
जो तहरीक इंसाफ से लड़ रहे थे, हम सब ने हलफनामे वहाँ एफिडेविट जमा किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, जहां आप ये कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ूंगा। अब अगर आप खुदा न खास्ता कोई डिफेक्ट करता है, अब बासठ थ्रेशोल्ड में आते हैं, इसमें हम कानूनी चाराजोई करेंगे। और एक आपके सवाल में एक हिस्सा ये भी था कि आपने जो इब्तदाइया दिया कि पीडीएम और नून लीग में कोई बात हो सकती है, बात हो नहीं सकती, बात हुई पड़ी है। नूरा कुश्ती थी, बिलावल साहब ने जो है वो WWF की तरह नूरा कुश्ती लड़ी लाहौर जाके, और यही, और अब आके एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और यही बात मैं हमेशा करता रहा। बहरहाल ये पाकिस्तानी सियासत का एक गंदा चेहरा है जो हमारे सामने आया है, जो आप आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अरे भाई, ऑब्वियसली अवाम इस बात पे अपसेट भी है। हम जो भी किसी भी पार्टी के हवाले से बात करें, जिससे आपने हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से भी कहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही है कि जो लोग वोट के लिए बाहर निकले हैं, अब ज़्यादातर लोगों की सोशल मीडिया पे चूंकि हम इंटरैक्ट करते हैं तो हमें आइडिया है कि वो यही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो वोट है, जिनको डाला गया है या जिनके हवाले से वो मुतमईन थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, अली भाई क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? अब आप लोगों ने या तो किसी पार्टी से बात करनी है, किसी को ज्वाइन करना है, अपने हवाले से बताइएगा क्या सोचा है तहरीक इंसाफ ने कि वो आइंदा का लाएअमल क्या इख्तियार करने वाली है? जी, एक तो मैं ये बात फिर दोबारा वाज़ेह कर दूं कि ये सवाल आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान निगरान काकू साहब ने उठाया, कल उठाया था कि अगर धांधली हुई है तो पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई। पख्तूनख्वा में मियाँ साहब नहीं है शायद, इसलिए वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पश्तून निकले हैं, तो काकड़ साहब इसलिए वहाँ नहीं हो सकी। अगर मियाँ साहब का कोई खानदान का मेंबर पख्तूनख्वा में होता तो शायद वहाँ भी वो हार जाते। हाँ, मानसेरा से अपनी आबाई सीट हारे हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ लोग निकले और उन्होंने अपना वोट गार्ड किया है। और पंजाब के हवाले से एक और भी बात कर दूं, आप जहाँ बड़े बड़े नाम मोहतरम ख्वाजा साद रफीक साहब, मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब, और साथ साथ उनके जो है मियां जावेद लतीफ साहब, और एक दो नाम और भी शायद जहन से निकल रहे हैं, बड़े नाम उनके हारे हैं। लेकिन शरीफ फैमिली का कोई बंदा है वो पंजाब से नहीं आ रहा, उसको बचाया गया। तो ये साबित हो गया है कि मैं नून लीग के दोस्तों से कह रहा हूँ कि आप दूसरे दर्जे के सिटीजन ही रहेंगे इस जमात में, आप लीडरशिप पे कभी नहीं आ सकते, कभी भी आपका नाम टॉप पे नहीं आएगा क्योंकि आप शरीफ फैमिली से नहीं है। इसलिए हमजा साहब को, मरियम बीबी को, मियाँ साहब छोटे बड़े दोनों को बचाया गया है। जहां तक आपने मेरी जमात का पूछा है, देखिए अभी हम 100 के करीब हैं, 93 हमने हासिल कर लिया है, सबसे बड़ी फिगर हमारे पास है, हमारे बाद ही नून और पीपल्स पार्टी आती है। और अच्छा, इसमें अभी खवातीन के मेंबर्स ऐड होने हैं, उसका हमारे पास एक हल है, वो अभी थोड़ा कब्ल वक्त है, 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगा। हमारी जो खवातीन की रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटीज की हैं वो भी ऐड ऑन हो जाएंगी, और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे जो हमारा एतराज है उसमें अदालतों से रिलीव आने का एहतमाल है इंशाल्लाह। हमारी जो असेसमेंट थी पहले, अगर सही रिजल्ट आते तो हम 160 क्रॉस कर गए थे, बल्कि इससे भी ज्यादा, इससे भी आगे। बहरहाल हम इंशाल्लाह सेफली, बहुत ही 100+ में सेफली चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम ये समझते हैं, और इसी वजह से हमारी जमात की समझती है, इसी वजह से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से कल मैंने सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से ये एक दरख्वास्त की है कि बतौर सदर मुमलिकत आपकी एक आईनी जिम्मेदारी है कि सबसे बड़ी वोट लेने वाली जमात को, सीट लेने वाली जमात को आप मरकज में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की दावत दें। हमारा हक बनता है कि हमें ज्यादा सीट लेने की वजह से मरकज में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। ठीक है, सदर मुमलिकत ने क्या जवाब दिया अली भाई इमरान हसन ने? सदर साहब इस पे ज़ाहिर है गौर करेंगे। मैंने पर्सनली तो मैसेज नहीं किया, मैंने तो मीडिया की वसाकत से प्रेस टॉक में उनसे रिक्वेस्ट की है, और कल हमारा एक वक्त मिला भी है, रिगिंग के हवाले से उनसे गुफ्तगू की है। सेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे रऊफ साहब ने और बैरिस्टर उमैद नियाज़ी साहब ने जो जरलू फिरा है इस बार, और बड़ा ही अजीब सा जरलू है क्योंकि जिनके हाथ में फिरा है वो भी उल्टे पांव भाग रहे हैं। जो हाफिज नईम साहब ने किया है पाकिस्तान की तारीख में किसने किया है? नून लीग के बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मत तो ये वो मैंडेट, उनकी 3rd tier लीडरशिप की बात है, शरीफ फैमिली की बात नहीं है। शरीफ फैमिली तो कह रहे हैं कुछ भी हो, एक भी वोट मिले हमें ही जिताओ क्योंकि हमने इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठना है, क्योंकि हमसे वादे किए गए। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, क्या
जो इफा हो। इस्तीफे जो आए हैं, जहांगीर खान तरीन आपके पुराने साथी, आपके पुराने दोस्त, इनके अलावा वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट परवेज खटक साहब, योर फॉर्मर सीएम, और आपने सिराजुल हक साहब चले, उनकी तो पार्टी का मामला था। खासतौर पर ये दो इस्तीफे, इनको आप कैसे देखते हैं जी? आपकी पार्टी में इनको कैसे देखा जा रहा है? ये दोनों वो साहिबान थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ में बड़ा अहम रोल अदा किया, फिर छोड़ी, और उसके मुकाबले में फिर बड़ी पार्टियां बनाई मरकज के अंदर भी और सूबे के अंदर भी। तो आप इनके इस्तीफों को और सियासत से लाताल्लुकी को कैसे देखते हैं? देखिए, अवाम ने उनको आईना दिखाया है और ये हर उस शख्स को दिखाना चाहिए जो अपने लीडर से गद्दारी करे। मैं ये भी कहूंगा कि अगर ऐसा कोई नून लीग का कोई वर्कर या उनका कोई मेंबर अपने लीडर से या पीपल्स पार्टी का कोई करता है या जमात इस्लामी का, उनके साथ भी अवाम को ये करना चाहिए, आप धोखा मत दिया करें। आप जिस जमात से हैं, जिस जमात की वजह से आपको इज्जत मिली है, आप उसके साथ अपनी वफा निभाएं, क्योंकि अगर आप अपनी जमात से वफा नहीं निभा सकते तो कौम से क्या वफा निभाएंगे। जहांगीर साहब एक बड़ा नाम जरूर थे, लेकिन मुल्क गिर शोहरत और इज्जत उनको इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से मिली। ठीक है, बाद में आपके मामलात अगर अच्छे नहीं रहे, करप्शन के केसेस पे आपको फारिग किया गया, उसके बाद जिस लेवल पे ये लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपने अवाम ने आईना दिखाया है। लेकिन एक और बात भी मैं जहांगीर साहब के हवाले से कहूंगा, वो जा रहे सियासत छोड़ी है, उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो बैड टेस्ट में हो, लेकिन जरूर उनको ये कहूंगा कि आपके हल्के से हमारी एक खातून वकील रहनुमा, उनको अगवा किया गया और उन्होंने आपके साथ फिर शमूलियत का इजहार किया, और अब उनकी वीडियोस आ रही हैं कि उनके साथ उनको बहुत जबरदस्ती उनके साथ किया गया, उनके साथ तशद्दुद या जो भी गलत मामलात हुए उनके भाई का, ये बात उनकी वीडियो पे आ रही है। तो जहांगीर साहब को इसको क्लियर करना चाहिए और उस खातून को इंसाफ देना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं जा रहा हूँ और सारा कुछ ठीक हो गया। आप जा रहे हो, आपका पर्सनल फैसला है, सियासत करनी है नहीं करनी, वी विश यू लक, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, उस लिहाज से हम आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके हल्के में एक आपके गरीब खातून उम्मीदवार से ज्यादती हुई है, उनको हब्से बेजा में रखा गया, उनका इल्जाम है, हम नहीं कह रहे, तो उसको जरूर आप देखें, क्योंकि जब तक आप लोगों से इंसाफ नहीं करेंगे, आप अल्लाह से इंसाफ की तौक़्क़ो कैसे कर सकते हैं। जहां तक परवेज खटक साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ खटक साहब को उनका तकब्बुर मार गया। अच्छा, सही, ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, अब हम तहरीक इंसाफ के इस स्टांस पे आते हैं। आप ट्रस्टरशिप के लिए आपके नाम के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी और आपका नाम भी आ रहा था, तो मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह करे, हम जरूर चाहेंगे, हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं, अगर कोई ऐसा मामला है तो क्या होगा आगे? देखिए, मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ। पाकिस्तान में किसी भी शख्स को आप कहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर आप उम्मीदवार हैं, वो खुश होगा, किसी को पॉलिटिकल वर्किंग की खुशी की बात है। लेकिन जब तक खान साहब खुद नहीं कहते, मेरे पास अभी इसकी कोई इत्तलात ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है, मैं हल्के से परसों रात पहुंचा हूँ, तो उसके बाद से कोई राब्ता तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं से कोई बात है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। बहरहाल हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट पहले, आज और कल हमेशा इमरान खान साहब भी हैं, और ये एजाज और ये ताज उनके ही सर सचता है। अच्छा, ये जो इससे पहले हमें याद है आपका नंबर अच्छा था केपीके के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जमात के अंदर कुछ इख्तलाफात सामने आए थे कुछ लोगों ने, और वो इख्तलाफात मेनली तो सीएमशिप के ऊपर थे उस वक्त, जब महमूद खान साहब को चीफ मिनिस्टर आपने बनाया था। लेकिन पार्टीज के अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उस टाइम यूनाइटेड थी पार्टी, चेयरमैन मौजूद थे उस वक्त भी थे। अभी तो इंडिपेंडेंट हैं बहुत सारे लोग, और फैसला साजी की कुव्वत काफ़ी हद तक उनके अपने पास है। पार्टी की भी वो तंजीम नहीं है इससे पहले जो थी, पार्टी कंपैरेटिवली वीक है उस वक्त से। तो आपको लगता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और फिर सेंटर के अंदर भी आप अगर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो पार्टी को यूनाइटेड रखा जा सकेगा? और कौन रखेगा? जो लीडरशिप है आपकी, ये तो पुरानी लीडरशिप नहीं है, ये तो बिल्कुल नौवारिद लोग हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, चाहे वो लतीफ खोसा हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, ये पुराने लोग नहीं है। तो क्या इनके नीचे रहते हुए पार्टी मुत्तहिद रह पाएगी, आपको लगता है? खान साहब खुद मौजूद हैं और कुरैशी साहब भी हैं, आज नहीं तो कल निकल आएंगे, बाकी हम लोग भी पुराने लोग हम भी मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कोई वन साइडेड लतीफ खोसा साहब या बैरिस्टर साहब इसको लीड कर रहे हैं, जो कोर कमेटी फैसले करती है खान साहब की डायरेक्शन पे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त तहरीक इंसाफ जितनी स्ट्रांग है कि पार्टी से बाहर जाने का कोई सोच भी नहीं सकता पार्टी के पास, पहले कभी नहीं था, क्योंकि अवाम का बहुत बड़ा रिएक्शन है। आप ये देखिए, मर्दान बड़ा शहर है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वहां लाखों में वोट पड़े। हमारे तीनों कौमी असेंबली की सीटें, मेरी, मुजाहिद खान साहब और आतिफ खान साहब, तीनों पे हम 1 लाख क्रॉस कर गए, बल्कि मेरी वाली सीट पे तो जीत का मार्जिन 68,000 प्लस है, 70,000 के करीब सिर्फ लीड है।
तो इतनी बड़ी तादाद में जो अवाम ने खान साहब को वोट किया है, मुझे तो नहीं किया, खान को किया। हाँ, लेकिन तो वसीम कादिर की एक बड़ी ऐसी एग्जांपल है जो कि बड़े करीबी रहनुमा थे, बहुत अच्छे मार्जिन से बड़े रहनुमा को हरा के नून लीग के रोहेल असगर को जीते और फिर चले गए नून लीग में। आपने कहा कोई सोच भी नहीं सकता, तो उन्होंने तो ज्वाइन कर ली नून लीग। देखिए, जिसको अपनी इज्जत का पास हो, अपने हल्फ का पास हो, जिसने आगे सियासत करनी है, अगर कोई वन टाइम हीरो बनना चाहता है तो वो वैसे भी जीरो है, क्योंकि उसके खिलाफ तो हम अदालत में भी जाएंगे। लेकिन पश्तूनख्वा में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे आप पास हो जाएं और आप इस तरह का ड्रामा करें। आपको पश्तून आने देंगे अपने घर, अपने इलाके में वापस? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मजाक है कोई? आप एक जमात से पास हो जाएं और आप जनाब इस तरह का ड्रामा करें, तो इस वक्त जो फैसला पार्टी लीडरशिप खान साहब की तरफ से और कोर कमेटी से आएगा, तौसीक होगा ही किसी भी शख्स की सीएम के लिए। मैं आपको बताऊं, एक शख्स भी इंशाल्लाह उससे डिफर नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं। थोड़ी फिर हमें खबर भी तो देना, कौन से अहम नाम हैं जो जिनका नाम कंसिडर किया जा रहा है फॉर द सीएमशिप केपी के? मुख्तलिफ नाम है, अभी उस पर 1-2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। गुंडापुर साहब हैं, सदर है वहाँ के, 1-2 नाम और भी हैं, लेकिन लेट इट बी डिसाइडेड। उसका आम जो नाम है वो कोर कमेटी से उसका ऐलान होने दें। बैरिस्टर साहब इस पे गौर साहब खान साहब से मशवरा भी करेंगे, तो 1-2 दिन में ये नाम आ जाएगा। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, अब हुकूमत साजी के लिए हम जरा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करते हैं। पहले तो बिलावल की पूरी कैंपेन इसी बात पे रही कि हम उनकी एंटी नवाज कैंपेन रही। उसके बाद फिर जब हुकूमत वाला मामला हुआ हुकूमत साजी के हवाले से, अब दोनों जमातें साथ में बात भी कर रही हैं, मिलकर हुकूमत बनाने के हवाले से गौर भी कर रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ इसमें कहीं ना कहीं आएगी, इन होगी अगर कभी बात करने की ज़रूरत पड़े, या वो खान साहब वाला स्टांस अपनाएगी कि नो टॉक, हमने कोई बात नहीं करनी इन जमातों से? देखिए, 2 नुकात बड़े अहम हैं। एक है इंतखाबी अलायंस या गवर्नमेंट अलायंस, दूसरा है मुल्की मामलात पे बात करना। मुल्की मामलात पे बिलावल साहब से, मियां साहब से जरूर बात हो सकती होनी चाहिए। अगर कोई इशू है उस पर बात हो सकती है बैठ के मसले का हल निकालने के लिए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाए, तो इसलिए नहीं हो सकता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंचा है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अभी आपने खुद बात की कि पूरा पाकिस्तान जो है, देखें पूरा पाकिस्तान बारिश होती है, लोग खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र है बजा लाते हैं। आप इस्लामाबाद को देखें, खूबसूरत हो जाता है, पेशावर को देख निखर आता है। इवन लाहौर, कराची में लोग कहते हैं बारिश के खुश होते हैं, लेकिन बारिश के बाद सैलाब से वो तंग होते हैं। ये बिलावल साहब बताए ना, 15 साल से इधर उनकी हुकूमत है, इन्होंने कराची को क्या दिया है? तो ये इस तरह की ये जो इन लोगों की जो सियासत है ना, ये नूरा कुश्ती कब तक आप करेंगे? अच्छा। आप बेसिकली पावर पॉलिटिक्स करते हैं, आपको पावर चाहिए, उसके लिए आप नजरिए को कुर्बान करते हैं। तो आप क्लियरली डिनाई कर रहे हैं कि नून लीग के साथ तो वैसे ही नहीं, और पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुल्की मामलात पे बात जरूर हो सकती है, लेकिन उनके साथ हुकूमती इत्तेहाद सवाल ही। बाकी जो जमातें हैं, छोटी जमातें, उनके साथ माजी में हमने काम किया है, उनके साथ बिल्कुल बात हो सकती है, अलायंस पे भी हो सकती है। ओके, ठीक है। अच्छा, मकबूलियत पे तो आपने काम किया और वो हो गया, कबूलियत के हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं? कोई बात हुई है इसके ऊपर भी? प्रोसीड किया आपने? क्योंकि वो भी बड़ा ही अहम है आपके लिए भी इस वक्त। सबसे अहम कौम है, कौम जिसके साथ हो उसका मैंडेट उसको दिया जाना चाहिए। और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि हर कोई अपनी अपनी डोमेन में जो है वो काम करे। और मुल्क को जहां एक मजबूत जमहूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए होता है, वहां एक मजबूत दिफाई निज़ाम भी चाहिए। और दिफाई निज़ाम की मजबूती के लिए जरूरी है कि उसके पीछे कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो। और वो तब होगा जब कोई गलतफहमी ना हो। जब कौम ने एक तरफ वोट डाल दिया, अगर वो वोट उस तरफ नहीं निकलेगा तो गलतफहमियां बढ़ेंगी। ये नहीं होना चाहिए। मुल्क को मजबूत करने के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, जमहूरी निज़ाम भी मजबूत होना चाहिए, दिफाई निज़ाम भी मजबूत होना चाहिए। अच्छा, ये जो इस्तीफों की कहानी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास तो अली मोहम्मद खान साहब पहले हैं इस तरह की, लेकिन इतनी कलीदी रिवायात नहीं है। एक तो एहतजाज बहुत ज्यादा हुआ, हमने खुद देखा मीडिया के ऊपर रहते हुए। जाहिर बात है, आप अपने ज़मीर को भी जवाब दें, बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिस पे रिजल्ट हमें लगा कि वो नहीं है जो आया है। दूसरी जानिब कल पीर पगारा साहब ने अपनी सीटें छोड़ी, 2 सीटें छोड़ी। हाफिज नईम ने सिंध से सीटें उन्होंने भी छोड़ी, और फिर 2-3 लोगों ने इस्तीफे दिए। तो ऐसा लगता है कि ये बड़े मैस लेवल पे कहीं ना कहीं इसका इदराक मौजूद है। लेकिन अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, फिर भी लीड तो आपकी है, ज्यादा तो आपके ही लोग जीते। और अता तारड़ कहते हैं कि अगर हमने धांधली की होती तो क्या रोहेल असगर जैसे या साद रफीक जैसे लोग हार रहे होते? तो उनका भी एक समहाउ एक मंतक तो है उनके पास भी। इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जीते हुए लोग अपनी सीटें वापस कर रहे हैं, क्या हमारे डर से कर रहे हैं? क्या हाफिज नईम साहब हमसे डरते हैं? क्या उनकी हमसे कोई बड़ी मोहब्बत है? कोई इमरान खान साहब के बचपन के स्कूल फेलो, क्लास फेलो है, उनकी मोहब्बत है अपनी सीटों को? नहीं, उसूलों पे। तो उसूलों पे खड़े रहने के लिए कोई 50,000 बंदा नहीं चाहिए होता। एक एग्जांपल ये मुझे बताएं, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहतरम राजा साहब जो हैं, सिकंदर सुल्तान राजा जी, सुल्तान सिंह राजा जी, वो पता नहीं सुल्तान सिकंदर साहब जो हैं, अल्लाह उनको इज्जत दे, लेकिन ये बताएं ना कि हाफिज नईम साहब की इस बात को और पीर पगाड़ा साहब की इस बात को किस खाते पे, किस खाने में फिट करेंगे? किसके सर अब ये घंटी किसके गले में बांधी जाएगी? किसने किया ये ड्रामा? तो ये तो सिर्फ 2 जगहों पे या 3-4 जगहों पे लोग निकले हैं, बाकी जगहों पे जो चीजें हैं, इसका हल बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्म 45 क्यों डिफरेंट हैं फॉर्म 47 से? और अब अगर फॉर्म 45 दोबारा नए बनाए जा रहे हैं तो उनका क्या करेंगे जो कैंडिडेट्स के पास हैं? देखें, ये मजाक है फॉर्म से। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, और इलेक्शन चुराना आर्टिकल 6 के जुमरे में आ सकता है अगर कोई खुलम खुला ऐसी कोई सिस्टमैटिक कोई साजिश करते हैं। क्यों फॉर्म 47 मास लेवल पे क्यों डिफरेंट है फॉर्म 45 से, और वो भी एक सूबे को टारगेट करके? ठीक है आपका बहुत शुक्रिया। हमने अलसुब आपकी बहुत एनर्जी कंज्यूम कराई पॉलिटिक्स को लेकर। हैव अ गुड डे। लॉट ऑफ एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अली मोहम्मद खान, स्टार वॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी? नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद का कोई सवाल नहीं है, किसी और जमात से हो भी सकता है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करें। सबसे पहले तो लोग ये परेशान हो रहे होंगे कि मैं बीच में कहाँ से टपक पड़ा, तो आई गॉट लेट। क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज की हमारी अखबारात की सुर्खियां भी चीख चीख के कह रही हैं कि मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो कुछ तजब्जुब का शिकार है। दिस कुड बी द 7 दफा कह सकती हैं आप, तजब्जुब नहीं है, ये बहुत सारा तजब्जुब जो है ना, ये लोगों को तंग भी कर रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त माजिद निजामी साहब मौजूद हैं। पहले हमने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तहरीक इंसाफ का मकबूल जमात है, उनके बैक्ड उम्मीदवारों को लीड भी मिली है इस इंतखाब में, और अब हमने कहा एक सीनियर तजियाकार, उनसे हम बात करते हैं इसी हवाले से। माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह कैसी हुई? ठीक ठाक है आप? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सुबह जा रही है। थैंक यू। आपने ज्वाइन किया। तजब्जुब की बात जो इमरान ने की है, जो मैंने बहुत मुश्किल से बोला है, माजिद निजामी साहब आप बताएं, आप क्या वाकई मुल्क की सियासत इस तजब्जुब का शिकार है? तजब्जुब का शिकार है जी माजिद। जी बिल्कुल, ये तजब्जुब बिल्कुल दुरुस्त है, और उसकी वजह है, उसकी रीजन ये है कि ये जो पार्टी पोजीशंस आई हैं कौमी असम्बली की स्पेशली, उसके अंदर ये बहुत जरूरी हो गया है कि कोई भी 2 जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। सो ये मामला इस लिहाज से थोड़ा सा गंभीर हो गया है। और जिस तरह आपने तजब्जुब की बात की, तो अब अगर तहरीक इंसाफ को, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के हमायत के आपका आजाद उम्मीदवारों को एक मौका देना चाहिए, एक असूली मौका अपनाना चाहिए कि आप अगर हुकूमत बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप बना लें। उनका मामला ये है कि वो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी उनके पास है। वो ये समझते हैं कि हमने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के खिलाफ लड़के हमने ये वोट हासिल किए हैं, तो हमारा वोटर और सपोर्टर हमें इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि हम की वोट लेने के बाद जाकर असेंबली में के साथ कोलिशन में चले जाएं। अगर तहरीक इंसाफ इस कोलिशन में नहीं जाती तो आजाद उम्मीदवार, उनकी तादाद बहुत कम है। इलाकाई जमातों के जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनकी तादाद भी कम है, एमकेएम की 17 है। मतलब अगर इंसानों को भी जमा किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता मेंबरान हुकूमत नहीं बना सकते। तो इसलिए अब ऐसे लग रहा है कि कोई भी 2 जमातें मिलकर हुकूमत बना पाएंगी। और अगर ये ऐसा ना हुआ तो जिस तजब्जुब की आपने बात की, उसके अंदर मसला ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बनाना चाहती है तो फिर उसे एमक्यूएम, इलाकाई जमातों के साथ साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। अच्छा। तहरीक इंसाफ के वोट के एमएनएस के अंदर से, क्योंकि अगर हम नंबर गेम देखें तो मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन 75 के आसपास, 75 से 80 है,
MQM 17 है, इलाकाई जमातों के पास 15 से 20 MNAs हैं। तो अगर ये सारे भी मिलाएं माजिद तो साहब, ये नंबर तो नहीं बनता। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का नंबर इन केस अगर बनता है, दो के हम किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग या इसके हम हक में नहीं है, हम तो एक नंबर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये नंबर्स कितने होंगे जो शॉर्ट होंगे नून लीग के लिए, जिसके लिए उनको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप एक्टिविटी करनी पड़ेगी? जी, ये हम अगर सिर्फ नंबर्स को देखें, ये आपकी बात असूली तौर पे बिल्कुल ठीक है कि किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनना चाहिए जी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून सोलो फ्लाइट का इरादा रखती है और उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील नहीं होती, तो तकरीबन 80 मेंबरान मुस्लिम लीग नून के हैं और उन्हें 15 से 20 इत्तेहादी जमातों से मिल जाएंगे, इसके साथ साथ 17 MQM के मिल जाएंगे। तो इसके बावजूद भी उनके पास तकरीबन फॉर अ सेफ साइड उन्हें 10 से 15 ऐसे लोग चाहिए कम से कम कि जिनकी बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत बना सके। तो वो 10 से 15 MNAs कहाँ से आएंगे? वो फिर ऐसे होगा कि तहरीक इंसाफ से लोगों को तोड़ा जाएगा और उनको मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करवाया जाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में एक दफा फिर आने से, सियासी अदम में इस्तेहकाम लाने से बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं, ताकि कम से कम ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का और चोर बाजारी का रास्ता दोबारा ना खुले। अनफॉर्चुनेटली माजिद, जैसे आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला ये इंतखाबात के बाद बहुत ज़्यादा देखने में आता भी है और इसको किसी भी सूरत जो है वो नहीं अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बल्कि इसको जितना इसकी मज़ामत की जाए कम है। दूसरी जानिब अभी हम अली मोहम्मद खान साहब से भी बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनका भी बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, जैसे माजी में तहरीक इंसाफ का रहा है कि ना वो पीपल्स पार्टी के साथ और ना ही मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी तरह की हुकूमत साजी के अंदर को पार्टिसिपेशन लेंगे, बल्कि इनफैक्ट अगर कोई मुल्की सतह पर मामला हुए तो वो उसको देखेंगे। तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पोजीशन है उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके कुछ ना कुछ इख्तलाफ बिल्कुल किया जा सकता है। उनका मसला ये है कि उन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले 10 साल में कैंपेन चलाकर टू पार्टी सिस्टम से नफरत पैदा करके उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, जिसको वो अपनी जुबान में कहते हैं कि लोग बारियां लेते हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी अगर हम नजर डालते हैं, इंडिया में देखते हैं, तो इलेक्शन से पहले की सियासत और होती है, इलेक्शन के बाद की सियासत और होती है। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों को इतने फासले इख्तियार नहीं करने चाहिए कि उन्हें मिलते हुए किसी शर्मिंदगी का सामना हो या किसी परेशानी का सामना हो। अफसोस ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस हद तक पोलराइज हो चुकी है, इसमें नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि हुकूमत साजी के लिए जब लोग बैठते हैं तो उस वक्त उन्हें ना तो एक दूसरे पे एतमाद होता है और ना ही उनका वोटर जमातों को इस बात की इजाजत देता है कि वो यहाँ तक आगे जाएं। तो जब इलेक्शन कैंपेन ही चोर चोर के नाम पे चलेगी, तो फिर हुकूमत साजी के लिए आप उन जमातों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सियासी जमातों को इस टेम्परेचर को अब आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। अच्छा माजिद साहब, क्योंकि बहरहाल सियासत इख्तलाफ पे होनी चाहिए, मुखालफत पे नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पे सियासत कहा जाता है कि मुमकिनात का खेल है, आप मुमकिनात पे हमेशा बात करें, ऑलवेज लाइक टू नेगोशिएट। अच्छा, नून लीग के लिए हुकूमत लेना कैसा है? 16 महीने की जो हुकूमत PDM की इन्होंने ली थी, उस टाइम ख्याल यही था कि इंतखाबात हो जाएंगे, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने खुद कहा कि नहीं, अब हमें चैलेंज किया जा रहा है, अब हम 16 महीने पूरे करेंगे, और फिर शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैंने डिफॉल्ट से बचाने के लिए किए। लेकिन हम सबको मालूम है कि ये इक़्तिदार का जो बुखार है, ये जब चढ़ता है तो उतरते हुए वक्त लगता है। तो अभी नून लीग का इस वक्त हुकूमत लेना दोबारा कैसा है, जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल अगरचे के पहले से कदरे बेहतर है लेकिन ठीक नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये ठीक फैसला होगा नून लीग के लिए एक बार फिर आना, अपनी पॉलिटिकल साख को एक बार फिर दांव पे लगाना? इस कॉन्फिडेंस पे क्या कहेंगे आप? मुस्लिम लीग नून का मामला ये है कि वो 2017 में होने वाले अपने साथ होने वाले सलूक को देखते हुए वापस हुकूमत में आना चाहते हैं, और मियां नवाज शरीफ और उनके हामियों का ये ख्याल है कि हमारे साथ उस वक्त जो नाइंसाफी और ज्यादती हुई थी उसका मदावा किया जाए। इसीलिए जब 8 फरवरी को मतलूबा नताइज नहीं आए, मुस्लिम लीग नून तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके बावजूद 2 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ ने एक विक्ट्री स्पीच की और उन्होंने कहा कि हम चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। अब ये टेक्निकली तो दावा किया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पे तो हमारे सामने सूरत हाल मौजूद है कि जो कि इससे बरक्स है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो चीजें हुई थी
उनको उनका अजाला करने के लिए या उनको अंडू करने के लिए बेहतर है कि उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए, ताकि दुनिया में ये तासुर जा सके कि आज से 5-6 साल पहले हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई अब उनको कंपनसेट कर दिया गया है। लेकिन जहां तक मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक है, तो उस हवाले से हमने देखा कि पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी, उसका डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के वोटिंग पैटर्न पे बहुत गहरा असर पड़ा है और वोटर्स ने इस चीज को पसंद नहीं किया कि मियां नवाज शरीफ तकारीर में, इंतखाबी मुहिम में तो 2017 तक की बातें करते थे कि हमने ये कर दिया, हम ये चीज लेके आए, लेकिन वो 2022 का जो पीडीएम का मामला है उसको ऑन नहीं करते थे। मुझे लगता है कि वोटर ने शायद इस चीज पे वोटर ने ऑन किया है उसको, वोटर ने ऑन किया है, जो कि वोटर को 300 रुपए मुआशी चैलेंज हो, 300 रुपए लीटर प्राइस वोटर को जोर से लगी है पेट्रोल की, और डॉलर प्राइस भी। अच्छा, दूसरी जाने वो साड़ी गल होगी, एक बयानिया था बना, हम और आप टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के भी इस पे बात करते रहे, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला उनके केसेस के अंदर, पाकिस्तान की तारीख गवाह कैसे रिलीफ कब मिला करते हैं या किसकी तरफ से मिला करते हैं, तो बड़ी एक ऑब्वियस सी सिचुएशन थी। हम कोई सरप्राइज बीइंग जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये वैसा ही शायद सरप्राइज है जो 8 फरवरी की शाम को नून लीग को मिला, जैसे उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें परेशानी का आलम था, बतौर कुछ मीडिया जर्नलिस्ट के एक विक्ट्री स्पीच थी जो कैंसिल हुई। कहने का मतलब ये है कि ये एकदम से सिचुएशन बदल गई। अगर सब कुछ इससे पहले इतना फिजिबल था, इतना सूटेबल था, क्या वाकई कुछ सरप्राइज था या अवाम के मैंडेट ने, अवाम के टिल्ट ने सरप्राइज कर दिया, सरप्राइज करने वालों को भी? जी, ये एक बड़ा दिलचस्प तज्जिया है कि जिसकी तफसील में हम जाएं तो ये पता चलता है कि इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ये आवाजें बिल्कुल मौजूद थी कि 8 फरवरी को ऐसा क्या हो सकता है, और हमने इसके ऊपर खासी बात भी की कि वो तहरीके इंसाफ का जो वोटर है वो एक साइलेंट थ्रेट है, वो एक खामोश खतरा है जिसका आप एनालिसिस नहीं कर सकते, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर तहरीके इंसाफ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। दोबारा कनेक्ट करें जी। ये एक साइलेंट वोटर की बात हो रही थी और हिडन थ्रेट की बात हो रही थी, और ये वही वोटर है और फिर निकला। आपको आवाज आ रही है? इशू है, और इस पे मैं ये दिलचस्प किस्म का जो तज्जिया जरूर सुनना चाहती थी। ऑब्वियसली ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई होप वी गेट कनेक्टेड अगेन, क्योंकि टाइम है अभी। सरप्राइज देने वालों को सरप्राइज मिला या अवाम वाकई निकली, या क्या मामला हुआ जिस वजह से ये सारी पिक्चर इतनी हमें जो कह लें टर्न होती हुई नजर आई? और यहाँ पे एक सवाल ये भी अरमला कि क्या इस सूरत में जब एक हंग पार्लियामेंट बंदी नजर आती है, मैंडेट गम है, तो क्या नून लीग इस सरप्राइज के लिए तैयार थी? आई मीन डिड दे हैव अ प्लान बी कि अगर हमारी सीट्स कम होती हैं, जो कि इलेक्शन वाले दिन भी मियां साहब ये कह रहे थे कि हमें मेजोरिटी वाली हुकूमत मिले तो हम फैसला कर सकते हैं, और होना भी एक्चुअली यही चाहिए था, जो भी गवर्नमेंट आए वो पावर के साथ आए ताकि उसकी एक डिसाइसिव पावर हो, लेकिन फिल वक्त नंबर्स के साथ तो ये पॉसिबल नहीं लगता है। और मुझे तो बिल्कुल पीडीएम की जो एक फिल्म है वो रिपीट होती है, नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो सारी चीजें हमारे सामने। बल्कि मुझे लगता है कि अब पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल है। माजिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि तहरीके इंसाफ के वोटर के हवाले से ये राय मौजूद थी कि वो किस हद तक रद्द अमल देगा, और ये बात मुख्तलिफ तज्जियों में आती भी थी। तो ये वो एक पॉइंट था जिसकी असेसमेंट किसी के पास नहीं थी। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद मायूस हैं, वो शायद डर चुके हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं बन रही, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर यह रुझान है कि जिन लोगों की हुकूमत ना बन रही हो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो 8 फरवरी का एक पोटेंशियल थ्रेट था, ये डिस्कस तो होता रहा था, लेकिन ये इस हद तक सामने आएगा ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था। इवन तहरीके इंसाफ के अंदर भी जो लोग थे उनको भी इस हद तक तवक्को नहीं थी कि उन्हें कामयाबी मिली थी। वो भी ये तवक्को कर रहे थे कि एक अच्छी फाइट होगी और उसके बाद फिर मामलात थोड़े सा बेहतर होके हुकूमत साजी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं तो मेजॉरिटी में, लेकिन उनकी मेजॉरिटी इतनी नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, तो इसलिए उन्हें फिर एक जमात को साथ मिलाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। माजिद निजामी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर तज्जियाकार माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सियासी पहलुओं के ऊपर हम बात करें, दिस इज दैट क्रिटिकल मोमेंट जिसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है कि मामला किस जानिब जाता है। हम आपको आगाह रखेंगे इस हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब देख लिया आपने, देख लिया, दोबारा दिखाइए। हम इस वक्त किचन में हैं, किचन में हमारी एक्टिविटी जारी है। अहमद अम्माद इज बैक वंस अगेन। और अब खूबी है हमारे किचन में, पहले आपको रंग बिरंगे शेफ नजर आते थे, अब सिर्फ अहमद की रेसिपीज डोमिनेट करती हैं क्योंकि वो हैं ही इतनी अच्छी। अहमद, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हैप्पी ट्यूसडे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप दोनों सुनाएं। कैसी आपकी सुबह? और आज क्या जनाब काट छांट चल रही है, क्या हो रहा है? आज बेसिकली हम एक जापानीज डिश बना रहे हैं, जापानीज वर्जन में। ओके। लेकिन वर्जन मेरा है लेकिन जो डिश है वो रिजेंबल जो करती है वो मोमोज और डम्पलिंग से करती है। ओके। मोमोज और डम्पलिंग्स के ऊपर हम जो है वो राइस पेपर या मैदा चढ़ाते हैं। इसके ऊपर राइस होंगे जो कि बड़ी खूबसूरत लगते हैं। जब इसको सर्व किया जाता है तो बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर देते हैं और खाने में दिल करेगा कि मैं खा जाऊं। और इसका नाम क्या है? राइसमो इनको कहा जाता है। मोमोज और राइस, ओके नाइस। राइसमो कहा जाता है और इसमें एक बड़ी स्पेशल इंग्रेडिएंट डलता है जिसे बैम्बू शूट कहा जाता है। Okay. जो बांस होता है उसकी जड़ होती है। nice. जापानीज लोग ये बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आज हम भी अपने खाने में डालने लगे। बस अहमद ने बता दिया, हमने मान लिया, हमने सबसे पहले ही बता दिया कि बहुत अच्छी होने अहमद साहब वाली कह है। रहे थे कि ये अभी हम ऑफर बात कर रहे थे कि इसके बारे में मशहूर है कि ये आपकी हाइट को बढ़ाने के भी काम आता है। नॉट ऑफिशियल बट ऐसी बात मौजूद है मार्केट में। तो ऐसा भी है। खैर जनाब, नेक्स्ट वी हैव आवर सेगमेंट पहली नजर की मोहब्बत के बारे में बात हो रही है। मुगालता है या हकीकत है? हकीकत। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब जो कि माल्टन पार्क में रोज़ाना सैर के लिए जाते हैं। तार साहब, अमूमी तौर पे कहा जाता है कि पहली नज़र में मोहब्बत, और उसके हवाले से बाकायदा एक डिबेट मौजूद है। और जो आपसे मैं अगर वसीयत अदीब पूछना चाहूँ, यानी अदीब जो है उसने बहुत सारे तजुर्बात के तनव्वुर को देख रखा होता है, बहुत सारी स्टोरीज लिखी होती हैं, बहुत सारी कहानियों को पढ़ा होता है, बहुत सारी कहानियों को माशरे में देखा होता है। तो उस पूरे तजुर्बे को बुरुकार लाते हुए अगर आप इस बात का जवाब दे दें कि क्या इसमें कोई हकीकत है कि पहली नज़र में मोहब्बत हो सकती है, या ये एक गैर अकली रवैया है, बस एक जज्बाती बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है? एक्चुअली ये है कि हमारे मुल्क में बेशतर जो है ना वो फैलसीज हैं, वो मिसकंसेप्शंस हैं, मुगालते हैं जिनके ऊपर टोटली बिलीव करते हैं लोग। अच्छा, उसमें एक मुगालता ये भी है पहली नज़र में मोहब्बत वाला, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि इट डज नॉट हैपन। अच्छा, वो बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं मेरे पास, एक आज़ाती भी हो सकता हो कि आपने किसी को देखा किसी ख़ास ड्रेस में, किसी ख़ास माहौल में, और आपको अंदर ख़तरे की घंटी बज गई कि ये काम ख़राब है, मतलब है कि ये आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी, मतलब है कि ये डेफिनेटली ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली नहीं होता। लेकिन ये कि भाई डिपेंड करता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जो इंसान है उसकी शख्सियत काउंट करती है कि कहाँ उसकी कमियां हैं। शायद बचपन की उसके कोई हैं फिक्सेशन है, या उसको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिली। एक मदर कॉम्प्लेक्स का भी सिलसिला होता है, मतलब फ्रांस के सदर ने अपनी उस्तानी से शादी कर ली, तो वो जो ये चीज़ें हैं। और उसने कहा था कि मैं पहली नज़र में मैंने जब देखा तो उसको, तो पहली नज़र वाला सिलसिला है, लेकिन इसको एज ए रूल नहीं लेना चाहिए। और मोहब्बत के मुख्तलिफ एक और मैं जो फैलसी है कि ज़िंदगी में मोहब्बत एक बार ही होती है, दैट इज़ टोटली रविश। ऐसी बात नहीं, जब तक इंसान ज़िंदा है उसमें एक ख्वाहिश जो है चाहे जाने की या चाहने की वो मौजूद रहती। और एक इंसान टोटली, जिस तरह गार्सिया मार्केज़ ने कहा था, मेरा बड़ा फेवरेट, कि इफ़ ए मैन इज़ लकी देन मे बी इन हिज लाइफ comes a woman who makes him a man। तो वो अगर किसी का ऐसा तजर्बा हो तो तब उसको बंदे को एहसास होता है कि वो जो पहली मोहब्बतें थी वो नहीं थी, वो उन्हीं को समझ रहा था। लेकिन क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा नहीं आता
कि एक ऐसी औरत आए जो उसे मर्द बना दे। मर्द से मुराद है कि उसकी टोटल शख्सियत जो है उसको चेंज कर दे, क्योंकि मोहब्बत अगर चेंज नहीं कर सकती बंदे को, वही जो सूफिया कराम का है, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई, वही कॉन्सेप्ट जो है आम हालात में है कि आप एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं चीज़ें। और दूसरी एक और बात है कि ये जो बहुत आजकल फैशन है क्या कहते हैं कंपेटेबिलिटी या क्या है, कि एक दूसरे के ख्यालात से हों, अगर वो फ़नून लतीफ़ा में इंटरेस्टेड है, ये मैं आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल। ओवरऑल आई फील कि इस तरह की जो मोहब्बत होती है वो अक्सर नाकाम होती है शादी के बाद, क्योंकि आप कहाँ तक वो शेयर करेंगे। टोटली अपोजिट मैंने देखे हैं यहाँ पे कपल जो है टोटल अनपढ़ बीवी है और पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन उसको देख देख के जीता है। तो वो जो है ना कि जी हमारे दरमियान मुश्तरक कुछ नहीं है और वगैरह वगैरह, मैं उस पर बिलीव नहीं रखता, क्योंकि ह्यूमन जो है उनके अंदर डेफिनेटली आप नफ्सियाती आदमी है, तो कोई ना कोई अंदर को करंट्स ऐसी होती हैं। कहा जाता है ना कि भाई एक तयशुदा होता है कि आपने फ़लाँ से मिलना है। और जिस तरह इसको मैं एक मिस्टिक हवाला दें, ताहिर शाह साहब हमारे दोस्त, तो मिस्टिसिज्म का बहुत गहरा मुतालिया है, तो मेरे साथ बात करते रहते हैं, मुझे वो किसी खाने में डालते हैं कि जी आप में भी पता नहीं क्या है। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि ये मुर्शिद का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अपील करता है, जिस तरह बुल्ले शाह का है, मतलब कि बुल्ले नू समझावना या भैना तो परजाइयाँ, बिल्कुल मुझे फना कर देता है ये मिसरा। और जिस तरह कमिटमेंट है मुर्शिद के साथ, बहुत सारे मुझे बताने के, तो मैंने कहा मुझे क्यों ऐसा मुर्शिद नहीं मिला ज़िंदगी भर में, मैं इतनी उम्र हो गई। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप उसे तलाश नहीं करते, वो आपको तलाश करता है। तो देन आई सेड कि इसका मतलब आई एम नॉट वर्थ इट। कहने लगा नहीं, ये भी नसीब की बात होती। तो मुर्शिद तो अब उधर बात निकल गई है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मुर्शिद बुल्ले शाह भी हैं, टॉल्स्टॉय भी हैं। हर वो शख्स जो क्रिएटिव है, जो मुझे मुतासर करता है, एक परिंदा जो है वो अगर मुझे खूबसूरत लगता है तो वो भी मुर्शिद है, उससे मैंने कितना कुछ सीखा, उसके रंगों की डिटेल, उसका बोलना, उसका देखना। और वो जो मैंने कहा था कि भाई यहाँ तक के उमराओ जाना था एक तवाइफ, वो भी मेरी मुर्शिद इसलिए है कि भाई उसका शेर मैं अक्सर कोट करता हूँ कि किसको सुनाएं हाल दिले ज़ार अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। तो उसने पूरा मंशूर बयान कर दिया है कि आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। और मैं कह भी चुका हूँ कि एक तवाइफ में और एक क्रिएटिव राइटर में बहुत कुछ मुश्तरक होता है, और बाकी भी कई जगहों पे, क्योंकि दोनों जो हैं इंसानी कैरेक्टर जो है, किरदार है, जो शख्सियत है, उसके पारक होते हैं कि इतने ज़्यादा तवाइफ के कोटे पे लोग आते हैं। शी नोज़ कि किस तरह का बंदा है, तजर्बे। तो राइटर भी जो है तरह तरह के लोगों को मिलता है और वहीं से अपने कैरेक्टर उठाता है। अच्छा, वो क्योंकि आपने इश्क से बात की ना, तो मुझे मौलाना रूम ने जो ट्रिब्यूट पेश किया था फरीदुद्दीन अत्तार को, कि हम अभी इश्क की पहली गली में थे और अत्तार जो था वो इश्क के 7 शहरों की सैर करके वापस आ गया। तो ये किस्मत की बात होती है कि इश्क जो है वो पहली गली में ही मिल जाए या 7 शहरों के बाद ना मिले, क्योंकि अगेन वही अब इसकी इश्क की जो है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसके एंगल्स हैं, उसके फेसेस हैं, उन सबको डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। इश्क के मतलब मजाजी और हकीकी और वो सारा कुछ वो अपनी जगह, लेकिन इश्क के बगैर तो मैंने एक जगह कहा था कि आवारगी भी मुमकिन नहीं।
आप इश्क में मुब्तला होते हैं तो एक नादीदा झील के लिए निकलते हैं। तो बहुत सारी कॉनोटेशन हैं इश्क की। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि इसको आप साइकोलॉजिकली भी देख सकते हैं यकीनन कि वो शख्स वो फ़र्द जो ये क्लेम कर रहा है कि उसको पहली नज़र में मोहब्बत हुई है, उसके क्लेम में कोई शक नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना होगा कि वो कौन से अवामिल हैं जो उसको एक ऐसी सतह पे ले आए जहाँ पे उसने ये एक फ़ैसला किया कि ये जो शख्स है ये मेरी ज़िंदगी में पहला और आखिरी शख्स है, या ये वो शख्स है जो उसको ऐसे लगा जैसे पूरी कायनात जो है इस इत्तेफाक में शामिल हो गई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप उन अवामिल को देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसका अल्टीमेट अंजाम ये होना था। राइट एट दैट मोमेंट उसने यही फैसला करना था। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अकल जो है उसको जज्बात पे हावी रहना चाहिए। सो नताइज की साइंस को अगर देखा जाए तो अकली फैसला बेहतर फैसला होता है। बाकी फैसला मोहब्बत के हवाले से कोई किसी पे इम्पोज नहीं कर सकता, यह आपने खुद ही करना है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के आसार नुमायां हैं। कुछ दिन के बाद बाकायदा तौर पे जो नई हुकूमत है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से आज कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ा अच्छा ट्रेंड रहा, अपवर्ड ट्रेंड रहा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। आज जो 100 इंडेक्स है इसके 60,000 पॉइंट्स की इसने नफसियाती सतह को खो दिया है और 1400 पॉइंट्स की कमी से ये 59,600 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1878 पॉइंट्स की मंदी के साथ 61,065 की सतह पे बंद हुई थी, यानी कि मंदी कल भी रही लेकिन कल 60,000 की नफसियाती हद से ऊपर था। आज इंडेक्स उससे भी नीचे आ गया। तो ये कुछ इशारे ठीक नहीं हैं। ताहम हो सकता है इसकी वजह एक पॉलिटिकली फिल वक्त एक मुबहिम सूरत हाल हो। जब हुकूमत बने, हुकूमत की शक्ल सामने आए, इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो, लोग ज़्यादा ट्रेड करें तो शायद ये जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं ये ऊपर चले जाए। बट फिल वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है और हुकूमत स्टेबल गवर्नमेंट का बड़ा असर होता है। Exactly. जब हुकूमत स्टेबल है, लोगों को और इन्वेस्टर को एक अच्छी शक्ल नजर आ रही है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते और हैं। हमने माजी में भी ये ट्रेंड देखा है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमी या दीगर मामलात भी उसी तरह स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। और पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी आती है, देन फिर हम इस तरह का कोई मामला देखते हैं। बट स्टिल होपफुली जैसे ही हुकूमत साजी होगी, कंप्लीट होगी, कोई एक स्टेबल हुकूमत आएगी तो ही ये चीजें स्टेबिलिटी और अच्छे फैसले करेगी, सॉलिड फैसले करेगी। और दूसरी जानिब ये कोई कुल्ली पैमाना नहीं है किसी इकोनॉमी का स्टॉक एक्सचेंज को मापना, लेकिन बहरहाल एक इंडिकेटर जरूर है। हमारे साथ इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। चूंकि पॉलिटिकली इस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि हम मुख्तलिफ मामलात पे बात करें, तो मरियम साहिबा इज वन दैट पर्टिनेंट पर्सन जो कि हमें शायद एक अच्छी पिक्चर दे सकती हैं। मरियम साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आजकल तो बड़ी मसरूफ सुबह होंगी आपकी, बल्कि सुबह शामें सभी बहुत मसरूफ होंगी। क्या चल रहा है, कुछ हमारे सामने रखिए देखने वालों के लिए, आपके वोटर्स के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मीडिया जितना वेल अवेयर है, एक्टिव है, तो आप लोगों के सामने ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मुशावरत का अमल है विद अदर पार्टीज फेडरल लेवल के ऊपर टू फॉर्म गवर्नमेंट, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं और उसी के मुताबिक पंजाब में इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। कितनी फीसद की शहादतों के साथ फैसला होगा जी, तो वो कभी कितनी फीसद ये अमल इस वक्त हम ये समझें कि मुकम्मल हो चुका है? कितने परसेंट आप नताइज तक पहुंच गए हैं? आई मीन हतमी शक्ल दे चुके हैं इसको अब तक, इस अमल को आप? मरियम साहिबा सुन पा रही हैं? कॉल इज ड्रॉप्ड। दोबारा अगर कनेक्ट करें, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब तक ये अमल किस हद तक मुकम्मल हुआ है? चूंकि जाहिर बात है जो इंतखाबात है उस पर हमेशा की ये होता है पाकिस्तान के अंदर, इबाहम तो होता है, एक पार्टी जो नहीं जीतती या कम जीतती है उसके एतराज़ात भी होते हैं, और इस इलेक्शन पे जाहिर बात है लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। उससे कतई नज़र हम सिर्फ हुकूमत साजी के हवाले से इस वक्त जानना चाहते हैं कि अगर ये दो पार्टीज़ आपस में मुशावरत में हैं तो इस वक्त किन नताइज पर ये पार्टीज पहुंची हैं और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं? खासतौर पे मेरी पंजाब पे बड़ी नज़र है। पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं मरियम से पंजाब के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज पंजाब के अंदर जो सूरत हाल या जो भी गवर्नमेंट बनेगी किस तरह से फोकस होगा। मरियम औरंगजेब ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मरियम साहिबा, हम पंजाब के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। हम सबकी नजरें ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि पंजाब उनका गढ़ है, तो क्या सूरत हाल है पंजाब को लेकर? जी, पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है था, और जो रिजल्ट्स हैं उसने भी ये साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ है, और फेडरल लेवल पे भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो है वो
अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। और पंजाब का आप एक और बात भी देखें कि तमाम सूबों में सबसे ज्यादा टर्न आउट जो है वो पंजाब में हुआ है। और हमें वोट लोगों ने दिया है इन टर्म्स ऑफ वोट्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टर्न आउट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड नंबर्स ऑल्सो। अच्छा, इंतखाब से पहले आप लोग यही कह रहे थे कि अगर हम मेजॉरिटी लेते हैं तो हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन अब ओवैसी खबरें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आ रही हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या ठहरी? नहीं, मैंने कल जी कैटेगोरिकली डिनाई की है ये खबर। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने समा को एक बीपर दिया था जिसमें उन्होंने अगली लाइन बोली थी कि इत्तेहादी फैसला करेंगे, लेकिन अभी जो वजीर आजम का फैसला है वो नहीं हुआ और वजीर आजम के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब ही हैं। अगर वो चेंज होते हैं या वो जो भी होता है तो उसका फैसला जमात करेगी। अभी इस किस्म का कोई फैसला नहीं। और पंजाब के हवाले से क्या फैसला हो गया कि हु इज गोइंग टू बी द? जी, वो भी मुशावरत जारी है, जैसे ही फैसला होगा उसका अनाउंस किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ लोग आपसे राब्ते में हैं, ये भी खबरें हमें आ रही हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया आपकी पार्टी। इस वक्त कितने लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में हैं, इंडिपेंडेंट्स या दीगर जमातों के? काफी राब्ते में जी। अभी तक हमारा जो 144 नंबर पंजाब में हो गया। स्टिल लोग जो हैं वो हमारी कमेटी बनी हुई है जो इन कांटेक्ट हैं इंडिपेंडेंस के साथ और दूसरी जमातों के साथ, तो वो अपना काम रोज कर रहे हैं। आज भी कुछ शमूलियत होनी है। अच्छा, आप चूंकि केयर टेकर कह रहा हूँ, पीडीएम सेटअप का आप हिस्सा रही हैं और आपको मालूम है बड़ा चैलेंजिंग था उस वक्त हुकूमत लेना, और बाद में कुछ आप ही के जमात के हलकों पे रिग्रेट भी किया गया इस बात के ऊपर कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी और शायद अगर पहले इंतखाब होते तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल इतना स्टेक पे ना लगता, जिसका नुकसान डेफिनेटली आपको हुआ है। आपकी लीडरशिप भी ये बात कहती है। हालात अब भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है मरियम औरंगजेब साहिबा माशी तौर पे, तो रिस्क वर्थ टेकिंग था क्योंकि उस वक्त मुल्क के जो हालात थे, मुल्क डिफॉल्ट कर गया था। जो इकोनॉमी थी, एक घुसपैठिए आ गए थे, एक साजिशी आ गए थे जिनकी जो चेहरे हैं वो 9 मई को बेनकाब हुए। तो ये एक लार्जर गुड के लिए एक ये रिस्क हमने लिया था और हम समझते हैं हम ही वो पॉलिटिकल जमात हैं जो ये रिस्क लेने की सलाहियत भी रखते थे और अहलियत भी रखते थे। सो वी एंड आवर वोटर हैज आल्सो रियलाइज्ड। अगर आप देखें तो पंजाब में हमारी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई है और वफाक में भी जो मेजॉरिटी है पार्टी की, तो उससे जो नुकसान आपने बात की, मेरे ख्याल में वो नुकसान हमने सोच समझ के वो फैसला लिया था और आज वी आर प्राउड ऑफ दैट थिंग बिकॉज हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया इन जमातों ने। और सैलाब भी जब आया मुल्क के अंदर तो आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ पूरे अक्रॉस द कंट्री उसको मैनेज किया गया। दहशतगर्दी की जो एक पूरी सर्च थी उसको कैसे मैनेज किया गया। तो आई थिंक वी डोंट रिग्रेट एंड वी विल नेवर रिग्रेट ऑन दैट डिसीजन। ठीक हो गया। मरीम साहब, दूसरी जानिब हम पीपल्स पार्टी के साथ जो आप एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के हवाले से बात भी हो रही है, खबरें भी आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पहले जो हालात व वाक़यात थे, ऑब्वियसली आप लोगों ने पीडीएम इत्तेहाद किया था, लेकिन उसके बाद जो कैंपेन्स आई उसमें काफ़ी जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ या आपकी लीडरशिप के हवाले से कैंपेन की उनकी बातों का हिस्सा रही है। अब उनके साथ गवर्नमेंट फॉर्म करना ऑब्वियसली ये भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल है या नहीं? नहीं, चैलेंजिंग सूरत हाल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कभी भी नहीं होती। हम इलेक्शन लड़ते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टोज के साथ, अपनी अपनी तरजीहात के साथ। उसके बाद जाहिर है एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है जो इस वक्त इस इलेक्शन के बाद आया है और ये जमातें जो हैं वो मैच्योर जमातें हैं। 16 मंथ्स के अंदर अवाम ने भी देखा किस तरह सक्सेसफुली शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जमातों और ये भी बताती चलूं कि इन 16 मंथ्स में जो इल्जाम लगाते थे लोग इस करप्शन का, पाकिस्तान में इंडेक्स भी 6 दर्जे नीचे गया। तो गवर्नेंस वाइज भी इट वाज अ स्मार्ट गवर्नमेंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। और अगर आप अचीवमेंट देखें तो खाली डिफॉल्ट ही को अगर मैं ले लूं जो मुल्क को बचाया है तो वो पूरे मुल्क को। अच्छा मैं साहब, आखिरी सवाल मेरा, ये जो कल इस्तीफे आए हैं बड़े सरकर्दा रहनुमाओं के और खासतौर पे कुछ लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी हैं ये कहते हुए कि ये मैनिपुलेटेड सीटें हैं, हमारी नहीं बनती, जिन उम्मीदवारों को जिताया गया हम नहीं समझते उन्हें जीतना चाहिए, एक तो इस पर आप क्या कहेंगी? और दूसरा ये कि जिस तरह की सूरत हाल के अंदर हम हैं, ये जो एहतजाज हो रहे हैं सियासी सूरत हाल को लेकर, इस पर आपका क्या टेक होगा आने वाले वक्त के अंदर? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये तो हमने 2013 में भी देखे थे। 4 हल्के खोल दो, चारों खुल गए, धांधली कोई नहीं हुई। फिर कमीशन बना दो, पूरा कमीशन बना, उसका धांधली कोई नहीं। ये हमने 18 में भी तो आरटीएस बैठ के जो तमाम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने कहा कि वर्स्ट इलेक्शन थे, हमने वो प्रॉपर फोरम्स को यूटिलाइज किया। अब ये जो अब जो एहतजाज हो रहे हैं
मैं ये समझती हूँ ये आदत से मजबूर लोग हैं। आप देखें कि इकोनॉमी को किस तरह ये एक इनको ना समझ है कि मुल्क का फायदा किस में है, और एहतजाज करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तमाम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कह रहे थे, EU के ऑब्जर्वर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रंट रनर है इन दीज इलेक्शन, और मेजोरिटी भी आप देख रहे थे। आपके ख्याल में नून लीग के साथ धांधली हुई है? नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैं ये कह रही हूँ कि मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर कोई एतराजात किसी को भी है, हमें है ना, हमने ECP को भी वहाँ पिटिशंस डाली हैं, हमने कोर्ट्स में भी पिटिशंस डाली हैं, हमने ROs में भी पिटिशन डाली है। एक मुल्क है, उसमें इलेक्शन लॉ है, उसमें कानून है, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना चाहिए। चाहिए सड़कों को यूटिलाइज करके सिर्फ 9 मई जैसे साजिशें हो सकती हैं। आप प्रॉपर हाई कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन और ट्राइब्यूनल्स को यूटिलाइज करें, और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो फिर सड़कों पर रोएं, पीटें या चीखें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थी सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। हमें इस वक्त एक तो ये कह रही थी कि हमारी बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है, नताइज निकल रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही हैं अब तक के जो जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक है, लेकिन अगर कोई तब्दीली होती है तो वो हम देखेंगे। देखते हैं क्या तब्दीली होती है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। अब हम PSL की बात करेंगे, और अब हम वाकई PSL की बात करते ही चले जाएंगे। PSL भी है, PSL भी आ रहा है। सियासत के अलावा इस मुल्क में, इस शहर में और भी बहुत कुछ हो रहा है। PSL की तैयारियां हतमी मराइल में से दाखिल हो गई हैं। ट्रॉफी की जो रोनुमाई है आज रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। ज़राए के मुताबिक तकरीब में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और दीगर जो आला ओहदेदार हैं वो भी शिरकत करेंगे। तमाम टीमों के कैप्टन्स और फ्रेंचाइजेस के मालिकान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। तकरीब दिन 12 बजे पोलो ग्राउंड लाहौर में मुनक्किद की जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर ट्रॉफी के साथ कैप्टन्स का फोटो सेशन भी होगा। अच्छा जी, इस बार की जो ट्रॉफी की रोनुमाई है वो घोड़ों के साथ मुनफरिद अंदाज में करने का एहतमाम किया जा रहा है। ये पिछली दफा के वैसे मुनाज़िम में थोड़े से ऑकवर्ड लगते थे, जैसे कंधे पे उठाए हुए क्या फील आती है, ये देखिए ना, ये क्या फील आ रही है आपको। खैर, वाज़ेह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला एडिशन है 17 फरवरी से हो रहा है, और इफ्तिताई मैच में लाहौर और इस्लामाबाद यानी कि कलंदर्स वर्सेस यूनाइटेड ये मैच होगा। जो इफ्तिताई मैच ऐसे कबल एक रंगारंग इफ्तिताई तकरीब भी मुतवक्के है। इसमें PSL के ऑफिशियल तराने के गुलकार जनाब अली जफ़र साहब परफॉर्म करेंगे, आयमा बेग भी इनके साथ साथ हैं, और दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। टीमों की आमद और एक इनका जो प्रैक्टिस कैजुअल है वो भी तरतीब दे दिया गया है। माशाल्लाह हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। लोग लेट इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे रास्ते बिकॉज़ मुत्तसिल हैं हम ज़्यादा कज़ाफ़ी स्टेडियम से, तो इसलिए हमें ये मुश्किलात रहेंगी। मैं वंस अगेन इंतजामिया से अपील करता हूं कि आवाम की बेहतरी के लिए उनको मद्देनजर रखा जाए। इफ्तिताई तकरीब समेत जनाब जो 9 मैचेस हैं वो कज़ाफ़ी उसकी मेज़बानी करेगा। सिक्योरिटी के पेश नज़र दाखिली और खारजी रस्ते आप टोल्ड बंद हैं। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से भी हमने देखना है, और PSL किस तरह से आगे बढ़ेगा वी हैव टू डिस्कस। हमने कहा एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। रिशाद महमूद हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आप PSL के लिए तैयार हैं? जी हाँ, PSL के लिए तो मेरे ख्याल है हम सब तैयार हैं, लेकिन PSL बड़े अरसे के बाद PSL की तैयार नहीं लग रही है, या उसकी तैयारी अपने दिमाग नहीं लग रही है। अभी तक भी एक जो हाइप है उसकी वो पूरी तरह क्रिएट नहीं हुई है। और ये भी बात एक फैक्ट है कि दुनिया की टीम्स के जो मेजर प्लेयर्स हैं दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम PSL, वो उस तरह से उसमें शिरकत नहीं कर रहे। 2 या 3 सिर्फ करंट प्लेयर्स हैं जो नजर आएंगे एक्शन में, बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जो या तो सिलेक्शन जिनका नहीं होता अपनी नेशनल टीम, या फिर ये सेकंड ईयर के खिलाड़ी हैं। तो विच इज सैड। इजीली IPL के बाद सबसे बड़ी लीग है PSL, और उसको अब मेजर स्टेटस इस तरह से मिलना चाहिए कि दुनिया के मेजर प्लेयर्स को, दुनिया के बड़े प्लेयर्स को उसमें जरूर टाइम निकाल के आना चाहिए और खेलना चाहिए। ठीक है, और हमें ये लगता है कि ये PSL भी निगरान PSL है। पहली निगरान सेटअप के अंदर PSL हो रही है, लेकिन वो जो निगरान साहब थे वो खुद ही अभी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे मोहसिन नकवी साहब। इंटरेस्टिंग है ये, आई थिंक ये पहली PSL है जो निगरान सेटअप के जेर असर हुई है। दो कि क्रिकेट का सेटअप हमें हमेशा ही निगरान लगता है, कुछ परमानेंट होता नहीं है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि PSL शुरू में होता है कि इतना पेस नहीं पकड़ती है, और फिर जो ही 2-3 मैचेस होते हैं जो कि PSL की भारत जो क्रिकेट है वो बड़ी रिफाइंड क्रिकेट होती है, हमने देखा है बड़ी अच्छी थ्रिलिंग क्रिकेट होती है, सब अपना पूरा जोर लगाते हैं, तो पेस पकड़ लेगा टूर्नामेंट अपना, आपको लगता है?
जी हाँ, ये आपकी बात सही है कि टूर्नामेंट इटसेल्फ एक्साइटिंग होता है, मैचेस अच्छे होते हैं। ये जरूर है कि इस दफा बिल्डअप जो PSL का है वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है और कुछ प्लेयर्स पे वो उस तरह का खेल पेश नहीं कर सके जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। तो इस वजह से लोगों के जरा हौसले डाउन है, थोड़ा सा उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं है, बिकॉज वो समझते हैं कि दुनिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये खिलाड़ी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में फेदर बैट्स पे ये लोग छक्के चौके भी मार लें तो आगे जाके फिर जिस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है या और जो कॉम्पिटिटिव असाइनमेंट्स हैं उसमें वो क्या करेंगे। लेकिन मैं एक रोशनी की किरण और एक रमक जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 का डिस्प्ले है। अंडर 19 से बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स निकल के आए, डेफिनेटली दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब। यानी ऑस्ट्रेलिया ने, आप देखिए, फाइनल में इंडिया को थ्रैश कर दिया, लिटरली वन साइडेड फाइनल था, लेकिन जो सेमीफाइनल था उसमें पाकिस्तान ने 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के डाउन कर दिए थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं स्किन ऑफ देयर टीथ से ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, तो वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान अंडर 19 की, जिसके कई प्लेयर्स अब मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने लिए हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस में लिए और ये अच्छी बात है, लेकिन वही बात है रिशाद साहब, हम इन नए प्लेयर्स को जिस तरह से यूटिलाइज करते हैं अनफॉर्चुनेटली फिर जब वो उनको फौरन से PSL से नेशनल टीम का हिस्सा बना देते हैं और फिर वो जब परफॉर्म 1 मैच या 2 मैच में नहीं करते तो वो बेचारों का पूरा करियर सफर करता है, राइट? जी हाँ, ये बिल्कुल इस चीज को देखना चाहिए डेफिनेटली। और T20 क्रिकेट के साथ, PSL के साथ साथ इन सारे यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। सारा सीजन, तकरीबन पूरा सीजन फर्स्ट क्लास करके खेलना चाहिए ताकि 4 मैचेस का लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट का इनको तजुर्बा हो, इनकी आदत हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक वो एक बेस है जिससे प्लेयर जो है उभर के आता है। तो जरूरी है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनको खिलाया जाए। अच्छा, ये जो मैं भी खबर पढ़ रहा हूँ हमारे एक्सप्रेस पे छपी है टिकट्स के हवाले से कि अभी तक जो टिकट्स के बिकने का सिलसिला है वो उस तरह शुरू नहीं हुआ। जो कोरियर कंपनी जिसके जरिए टिकट्स बिकते हैं वहाँ पे अखबार तो लिख रहा है हु का आलम है और इसकी कीमत भी हम अगर देखें जो जनरल एनक्लोजर है 750 रुपये उसकी कीमत रखी गई है, फिर इसी तरह 1500, 2500 ऑनवर्ड्स और ये 15,000 तक जाती है। एक तो आई बिलीव टिकट प्राइसेस भी PSL को देखते हुए ज्यादा है और कराची में तो आई रिमेंबर पिछली दफा भी PCB बहुत ज्यादा क्राउड पुल नहीं कर पाया था और यहाँ पे अब इस कीमत के साथ आपको लगता है हम अच्छा क्राउड पुल कर सकेंगे? क्या इसमें कुछ कन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस लोगों के लिए कि सस्ते टिकट हों इससे भी और लोग लेके मैच देखें? आपने बिल्कुल सही बात की है, ये एक मेजर इशू बना हुआ है टिकट्स की। जिस वक्त तक वो पब्लिक को अवेलेबल है उसमें डेफिनेटली देर हुई है और ये इसकी स्टोरीज भी आती रही है प्रेस में कि बेवजह का डिले है टिकट्स की अवेलेबिलिटी में। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उस तरह का एंथुसियाज्म भी पब्लिक में, लोगों में नहीं है। और खासतौर पे कराची की अगर बात करूं, मैं इसको काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बिल्कुल टिकट की सेल्स जो है अभी चंद दिन पहले ही शुरू हुई है, लेकिन ये कि बिल्कुल एंथुसियाज्म लोगों में नहीं है। आई थिंक एक वजह ये भी है कि जो जनरल इलेक्शंस हुए अभी, जो उसमें जो कंट्रोवर्सीज हुई, जो अभी तक एक सेटल नहीं हुआ है मामला, उसकी वजह से भी लोगों की अटेंशन बटी हुई है। लेकिन तो वो क्रिकेट जो पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि फेवरेट पास टाइम है पाकिस्तानीज का। तो आई थिंक जब मैचेस शुरू होंगे तो 2, 3, 4 मैचेस के बाद मुझे यकीन है कि एक हाई बिल्डअप होगी। तो ये जो हमारी टीम की रीसेंट परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि इसका मुझे लगता है बीइंग क्रिकेट व्यूअर में बात कर रहा हूँ, हम इतने अरसे से क्रिकेट फॉलो करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से, बचपन से, बल्कि तो इसका बड़ा रोल होता है जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, स्टार्स टॉप पे होते हैं, तो आपका एक एंथुसियाज्म ज्यादा होता है टू सी देम, टू वॉच देम प्लेइंग इन एक्शन। हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, वर्ल्ड कप के अंदर भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर हमने न्यूजीलैंड से हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत बुरा हारे, तो इसका भी कोई असर है आपके ख्याल में या नहीं? इसका कोई असर नहीं है। मैंने वैसे आपसे कहा था पहले कि जो बिल्डअप है इस दफा PSL का, वो इस तरह से एक तरह से हैम्पर्ड है इस चीज से कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं दे वर वेल बिलो देयर मार्क, उसका डेफिनेटली लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और ये एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं है। और फिर वही बात कि वो कहते हैं कि यहाँ पे डेड पिचेस पे, फेदर बैट्स पे अगर ये परफॉर्म कर भी ले प्लेयर्स तो क्या फायदा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खेलते नहीं है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड भी सीम्स मिजरेबली फेल्ड
क्योंकि क्रिकेट मैं देखता हूं जब आईपीएल आने वाला होता है, इतने बड़े बड़े प्रोमोज, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ और इतनी बड़ी हाइप उनकी क्रिएट होती है। मैं ऑन मीडिया चैनल्स बात कर रहा हूं, मुझे तो यूट्यूब पे भी अभी तक कम से कम मैंने नहीं, आपने देखा है कोई प्रोमो? अभी तक हमने कोई प्रोमो नहीं देखा। इतने ज्यादा बजट क्रिकेट बोर्ड के हैं, फ्रेंचाइजी से इतने पैसे लेते हैं, गेट मनी आता है, उसके अलावा राइट्स हैं, इतने महंगे राइट्स इन्होंने बेचे अभी 2 साल के लिए अरबों रुपए में, तो कोई हाइप हमें नहीं मिल रही है, तो हमारे इवेंट को वीक कर देगा। एक इतना अच्छा प्रोडक्ट जो हमने पीएसएल का बनाया है, इस पे क्रिकेट बोर्ड के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं शायद साहब? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात है। मैंने पहले सवाल के जवाब में यही कहा था कि हाइप इस दफा नजर नहीं आ रही। अभी तक एंथम पे भी कंट्रोवर्सी थी जफर पे, लेकिन उस तरह की हाइप नजर नहीं आ रही। और बिल्कुल जो टॉप प्लेयर्स आहिस्ता सब ऑफ कोर्स सब तकरीबन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस दफा जिस तरह की एक्साइटिंग चीजें भी हैं कि जिस तरह के इस्लामाबाद यूनाइटेड में तीनों भाई खेलेंगे पहली दफा, नसीम शाह, हुनैन शाह, उबैद शाह, वो एक बड़ा एक्साइटिंग फैक्टर है। फिर और भी प्लेयर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के, तो उसका हाइप नहीं है उस तरह से। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि फ्रेंचाइजीज के ओनर्स भी नाराज हैं, और ये मुझे पता है क्योंकि वो डेफिनेटली उन्होंने ये इशू टेकअप किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इंटरनेशनल लीग्स में या रिसेंट प्रीमियर लीग में प्लेयर्स अपनी एनर्जी सर्व कर देते हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, और बिल्कुल लास्ट मिनट पाकिस्तान को पीएसएल को ज्वाइन करते हैं, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये भी फ्रेंचाइजी टेकअप किया है बोर्ड से कि आप बहुत ज्यादा T20 लीग्स के लिए प्लेयर्स को आप एनओसी ना दें, ना करें। ठीक हो गया, अल्टीमेटली इट्स अबाउट कॉमर्स, बिजनेस। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पीएसएल के हवाले से बात करें, अनफॉर्चुनेटली हाइप नहीं बन पाई, लेकिन हम अपने शो में इसकी हाइप को बरकरार रखेंगे, बना के रखेंगे, रोज बात करेंगे, क्योंकि रोज जब हमारा रास्ता बंद मिलेगा तो हम आके पीएसएल की ऑटोमेटिकली बात करेंगे, हमारे निकल ही जाएगी पीएसएल की बात मुझसे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जाते जाते, हमने ब्रेक लेनी है, चलें बात नहीं करते, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अहमद, आपको हमने हंसाया है ना, ये बताएं। अहमद की डिश तैयार हो गई है नाजरीन, और इस हंसने की वजह है कि हमने इस डिश का एक देसी नाम रखा है अभी, तफवीज। डोंट डू इट। अच्छा ओके, राइस में इज द डिश एंड इट्स रेडी। अहमद बताएं जरा रेसिपी क्या चला है। ये देखें, ये हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इनको जो है हमने कीमा लिख के, ठीक है, इसमें बैम्बू शूट डाला है। अगर आपके घर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। गार्लिक, जिंजर, डार्क सोया सॉस, ब्लैक पेपर, और उसके बाद थोड़ी कुटी लाल मिर्चें और ग्रीन चिलीज, ठीक है। इसको डाल के हमने कीमे का मिक्सर तैयार किया है। कीमे का मिक्सर तैयार करने के बाद कच्चे चावल, कच्चे चावल पानी में भिगोए हुए तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा, ये बॉल्स तैयार हो जाएंगे। जब आप वो कीमे के बॉल बनाएंगे कोफ्ते जैसा, तो ये आपने उसके अंदर अच्छे तरीके से जो है उनको इसके ऊपर लगा लेने हैं चावलों को। जब आप और ये स्टिक कैसे करेंगे अहमद चावल? ये बेसिकली जो कीमा होगा, कीमा जब उसमें एक स्टिकीनेस, हम उसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है, तो वो उसको जो है वो स्टार्च पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो बॉल्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम स्टीमर में, ये इलेक्ट्रिक स्टीमर है, आप घर में तवा लेके या कोई भी पॉट लेके उसके अंदर वो स्लैब्स ही रख के उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, पानी डाल के, तो इजीली स्टीम हो जाएंगे बिना किसी ऑयल के, बिना किसी कोई भी अजीब सी चीज या फैट के। तो ये अगर चावल कच्चे हैं तो हाउ वुड दे टेस्ट, आई मीन बनने के बाद? लेकिन ये चावल कच्चे नहीं है, ये स्टीम हो रहे हैं। अच्छा, ये स्टीमर के अंदर स्टीम हो रहे हैं। कितनी देर में स्टीम करेंगे हम तकरीबन इसको 10 मिनट स्टीम करेंगे मिनिमम। वो बॉल का साइज है, जितना छोटा बॉल होगा उतना कम टाइम देंगे, जितना बॉल बड़ा होगा उतना ज्यादा उसको टाइम देंगे। अच्छा, ये जो आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, खास तौर पे द वन इंग्रेडिएंट आपने जो बताया था उसका नाम है बैम्बू शूट, वो क्या बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी डिश बन रही है ये? देखिए नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, मेरा ख्याल है 500 रुपीज का एक पूरा टिन आ जाता है, जो आपका 5 से 10 बार यूज हो सकता है एट अ टाइम, ठीक है। तो वो जो ठीक है, अहमद आप इसको सर्व कर दें, निकाल के दिखा दें, ताकि उसके बाद हमें पता लग जाए कि इसकी ओए होए होए स्टीम जी दिखाएं, ये कैसे धुएं निकल रहे हैं अंदर से। इंटरेस्टिंग। अमला इतने भी नहीं निकल रहे, निकले थे, आपने देखा नहीं। ये देखें, ये बेसिकली ये रेडी हुआ है। ये ना वो लग रहा है नहीं नाज़रीन, निकल रहे हैं, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं, आप अल्फाज मैं तो आपको छोड़े, आप आपकी बात करें। इससे पहले कि मुझे शो के बाद महरूम कर दिया जाए इसके खाने से, आपको मिलेगा ही नहीं इंशाल्लाह। ये हम वैसे ना, अच्छा ये बहुत स्टारफिश टाइप फील ले रहे हैं। स्टारफिश टाइप लग रहा है वैसे, ये राइट, स्टारफिश टाइप फील ले रहे हैं। टेस्ट गुड है। कीमा लास्ट मिनट अहमद तुम्हारे पास
है अहमद, कीमा। ये सॉस कौन सी आप साथ सर्व करें? ये सॉस है 20 जापानीज थाई सॉस। Okay. इसके अंदर सोया सॉस, राइस विनेगर, ग्रीन अनियन, ओके थोड़ा सा कुटी लाल मिर्चें, ओके, और ये इसकी टॉपिंग जो है हम ग्रीन अनियन से करेंगे, बेहतरीन। एंड ब्लैक सेसमी सीड्स इसके ऊपर। अरे वाह। आप इसकी फाइनल शक्ल दिखा दें फिर ताकि हम इजाजत ले लें। वेरी सो इंटरेस्टिंग। दिस इज राइस मो आप देख सकते हैं, आप देख रहे जापानीज हैं। डिश विद द तड़का ऑफ अहमद्स, जो हाथ है ना उसका टेस्ट उसमें शामिल हो गया। एक्सपर्टीज इन फैक्ट, या यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये एक्सपर्टीज के साथ अहमद ने इसको कुछ फ्यूजन के साथ बना दिया है राइस कितनी में। महंगी रेस्टोरेंट्स ऐसी डिशेस बना के बेचते हैं। मैं आप इसमें सिर्फ शर्त लगा लें, presentation की तकरीबन ये मिलेगी आपको 17 से 1800 की किसी रेस्टोरेंट में। सो यहाँ से नहीं मिलेगी, एक्सप्रेसो रेस्टोरेंट से सस्ती मिलेगी। सून हम डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, फिर वक्त नहीं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल Thank you, आपसे अहमद। मुलाकात। अहमद, थैंक यू। यू वेलकम। कल मिलते हैं। हाफिज।